हेलो एवरीवन। डेली 20 डोज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के 20 क्वेश्चन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन एवं विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? यानी भाषा अर्जन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? प्रीनेटल पीरियड, बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस? कौन सा काल है, कौन सा पीरियड है जो सबसे अच्छा समझा जाता है भाषा के अर्जन के लिए? तो ध्यान रखना, जैसे लेव वाइकोत्स्की है, इन्होंने भी बताया था कि जो 0 से 5 साल का बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीख सकता है, आसानी से सीख सकता है। लेकिन जब टिक करने की बारी है तब 2 से 5 साल के जो पीरियड है उसको टिक करेंगे, और इसमें कौन सा आता है? वो आता है अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है? यानी लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास के जो स्टेजेस दी थी, जो फेज बताए थे, उनमें से कौन सा एक है? पहला है लेटेंसी फेज, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन ओरिएंटेशन यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा क्या है? इंडस्ट्री बनाम इंफीरियर स्टेज। तो इनमें से कौन सी है जो कोलबर्ग ने जो नैतिक मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया था उसमें एक स्टेज का नाम आता है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया था उसमें 6 स्टेज बताई थी। ठीक है, 6 स्टेज। पहली स्टेज कौन सी थी? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। तीसरी थी गुड बॉय एंड गर्ल स्टेज। चौथी कौन सी थी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। और 5वीं स्टेज का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो यहां पर हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है बी, यानी ये 5वीं स्टेज के बारे में यहां पर दिया गया है। इनमें से बाकी कोई और स्टेज है वो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें नहीं आती। तो इसका आंसर होगा बी। अब यहां पर एक जो सी ऑप्शन है जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आप बताइए कि ये कौन से सिद्धांत की है और ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी थी? यहीं पर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा। तो ये बताइए कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये कौन से सिद्धांत की है और उस सिद्धांत को कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 3। कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर बायस का, लिंग पहचान का, लिंग प्रासंगिकता का, या फिर लिंग स्थिरता का? जब हम एक जेंडर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, शिक्षक एक जेंडर को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो इसको बोलते हैं लिंग में भेदभाव, लिंग भेद, जेंडर बायस। तो ऑप्शन हो गया ए, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लिंग रूढ़वादिता एवं लिंग भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? यानी जो ABCD जो रणनीतियां दी गई है, इनमें से कौन सा है जो लिंग रूढ़िवादिता को कम कर सकता है? लिंग रूढ़िवादिता जैसे लड़कियां केवल किचन में ही काम करेंगी, लड़के हैं बाहर जाकर काम करेंगे, ठीक है, लड़कियां बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार की जो लिंग रूढ़िवादिता है, लिंग में भेद किया जाता है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, लिंग भेदभाव पर चर्चा करके। ऑप्शन बी, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देकर, जैसे महिलाएं सिर्फ किचन में काम करेगी, पुरुष सिर्फ यहाँ काम करेंगे, इस प्रकार की विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देकर। लिंग पृथक खेल समूह में लिंग पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था अलग कर दी जाए लड़के और लड़कियों की, और उनके खेल समूह भी अलग कर दिया जाए। तो इसको कम करना है, ना कि बढ़ाना है। अगर बढ़ाना होता तो ये बैठने की व्यवस्था, खेल है, तो इनको हम करवाते, लेकिन ये नहीं करवाएंगे क्योंकि लिंग रूढ़िवादिता को कम करना है। तो हम क्या करेंगे? लिंग भेदभाव पर चर्चा करेंगे
कि इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे समाज में पाई जाती है, इनको कम कैसे किया जा सकता है। तो इस जो लैंगिक भेदभाव है इस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री का प्रभाव यानी प्रभाव पर जोर दिया? जे.बी. वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोल्बर। अब ध्यान रखना, सिद्धांतकार ने ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में यानी संज्ञानात्मक की बात की थी इसने, संज्ञानात्मक प्लस इसके साथ में सामाजिक सोशल और कल्चरल वैल्यू को भी जोड़ दिया। तो कौन सा था? सिर्फ संज्ञानात्मक की बात आए तो कौन आएगा? जीन पियाजे। लेकिन उसके साथ में सोशल और कल्चरल की वैल्यू आए, सोशल सामाजिक प्रभाव की भी बात की थी, तो वो किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने की थी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। जिगसॉ पहेली में एक पहेली है जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ा सा फोटो वगैरह तैयार किया जाता है ना, उस प्रकार की पहेली, जिसमें 5 साल की एक नज़मा नाम की लड़की है। वो क्या कर रही है कि वो कहती है पहेली को सॉल्व करते टाइम कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरे रंग वाला वह यहाँ आएगा और ये जूता बनाएगा। इस प्रकार की बातचीत को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वो खुद से बात कर रही है, ठीक है, पहले यूज कर रही है, जैसे बच्चे खुद से बात करते हैं ना, ये क्या है, वो खुद से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्पीच को, बातचीत को लेव वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा, टॉक लाउड यानी जोर से बात करना, स्कैफोल्डिंग यानी मचान, या फिर इगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहं केंद्रित बातचीत या वाणी। तो जो लेव वाइगोत्स्की है इसने इसको क्या नाम दिया है? प्राइवेट स्पीच कहा है। इसको क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। जो बच्चे खुद से बात करते हैं ना, कि खुद से बात करने को क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। अब एक आती है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो आप कमेंट करके बताइए कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है। ठीक है, अब एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने खुद से बात करने को, जैसे लेव वाइगोत्स्की ने जिसको प्राइवेट स्पीच कहा है, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कि किसने बताया कि उसको खुद से बात करने को ही उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, अहं केंद्रित वाणी कहा है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, जिसको लेव वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है, और प्राइवेट स्पीच को ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? प्रबलन का, कंडीशनिंग का, मॉडलिंग का, स्कैफोल्डिंग, मचान का। तो प्रबलन क्या होता है? उन्हें प्रबलन किसी कार्य को करने के लिए रीइंफोर्स करना। कंडीशनिंग उन्हें किसी उद्दीपक के द्वारा बांधना कि ये इसका परिणाम मिलेगा, उसके साथ में बांधना, वो क्या है? अनुबंधन। मॉडलिंग या फिर मचान। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? स्कैफोल्डिंग आपने एक पढ़ा होगा MKO, ठीक है, एक पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग, ठीक। तो ये क्या होता है? तो इसमें स्कैफोल्डिंग MKO वो व्यक्ति होता है जो सहायता प्रदान करता है। स्कैफोल्डिंग कौन सा होता है? स्कैफोल्डिंग यानी सिर्फ उतनी सहायता प्रदान करना जिसके द्वारा वो समस्या का हल प्राप्त कर सके, यानी उसको या तो इशारा करना या फिर उसकी थोड़ी और संकेत देकर उसकी सहायता करना, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मचान। ठीक है, तो ये हो गया मचान, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार ठोस परिचालन चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है? जीन पियाजे ने कितने चरण दिए थे? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक थ्योरी में 4 चरण बताए थे। पहला कौन सा था? पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी स्टेज का नाम दिया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन ए है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग और प्रपोजिशनल थॉट।
तो ये थॉट कौन से थे, थॉट या ये रीजनिंग थी, ये फोर्थ स्टेज है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी पहचान थी। तो ये इसका नहीं होगा, यानी हमें ढूंढना है जो थर्ड स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी पहचान ढूंढनी है। डी ऑप्शन देखते हैं, बनावटी खेल और विचार में अपरिवर्तनशीलता यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड मेक बिलीव टू प्ले। तो इस प्रकार के थॉट थे वो सेकंड स्टेज में थे, जिसका नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज। विलंबित अनुकरण और वस्तु स्थायित्व, डिफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमिनियंस है, ये सेंसरी मोटर स्टेज की पहचान थी। तो ये एक पहली स्टेज की बात की गई है। अब इसका ऑप्शन ए की बच गया जो आंसर होगा, यानी कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन है, वो किस में बात की गई थी, थर्ड इसकी जो स्टेज थी जिसका नाम था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बात की गई थी। जीन पियाजे की थ्योरी को डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, जल्दी आपको इसकी वीडियो बनेगी। आप एक जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ है अपनी प्लेलिस्ट में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी ये इसको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे निर्माण है, यानी पियाजे ने जो कंस्ट्रक्ट निर्माण की बात की थी, पियाजेटिन कंस्ट्रक्ट, तो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा कौन सा पियाजे ने बात की थी निर्माण की, संज्ञान निर्माण की। स्कीमा, अवलोकन अधिगम, कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण। अब आपको पता है कि कंडीशनिंग है वो इन्होंने बात नहीं की थी, पियाजे इसके अंतर्गत नहीं आता, या जो प्रबलन है वो भी पियाजे ने बात नहीं की थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो एक व्यवहारात्मक जो अधिगम है, इसकी बात जैसे वॉटसन जो करता है, तो ये पियाजे की बात नहीं है। तो स्कीमा जो वर्ड दिया था वो किसने बताया था, पियाजे ने बताया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, संज्ञान का निर्माण बच्चे कैसे करता है, वो स्कीमा के द्वारा। और स्कीमा क्या है ये हम पियाजे के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, या आप जानते होंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मूल्यांकन की प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों को रैंक आवंटित करना नहीं, ये मूल्यांकन का नहीं है। संबंधित अवधारणाओं के बच्चों को स्पष्टता एवं भ्रम को समझाना देखते हैं। छात्रों में अनेक उनके स्कोर के अनुसार लेबलिंग करना नहीं होता। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो बी इसका उद्देश्य है कि बच्चों में स्पष्टता और उनके भ्रम को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से ही के समय ही निर्धारित होती है। तो जन्म के समय से ही निर्धारित नहीं होती, ये वातावरण में का भी इसका योगदान होता है, तो ये गलत है। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग करके बुद्धिमत्ता का सटीक रूप से मापन किया जा सकता है। सटीक रूप से एक्यूरेट मापन बुद्धि का नहीं किया जा सकता। बुद्धि एकात्मक कारक एवं एकल गुण है। एकल कारक की बात जो बात की थी, एकल कारक की जो जनरल कारक था, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक कारक ही पाया जाता है। तो बुद्धिमत्ता बहुआयामी और जटिल क्षमताओं का एक समूह है। तो ये बात कुछ सही है बाकी सबसे कि एक बहुआयामी होता है और ये एक जटिल क्षमताओं का, एबिलिटीज का एक समूह है। डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा एक समस्या के कई समाधान के बारे में सोचती है जिनमें कई मूल समाधान होते हैं और रूही की विशेषता प्रकट कर रही है। यानी रूही की इस विशेषता को क्या कहेंगे कि ये एक समस्या के कई समाधान सोचते हैं और जिसके मूल समाधान होते हैं। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऑप्शन देखिए, क्रिएटिव थिंकर, अभिसारी विचारक यानी कॉन्वर्जेंट थिंकर है, ये रिजिड थिंकर है, ये अहंकारी यानी इगोसेंट्रिक थिंकर है। तो रिजिड नहीं है क्योंकि वो अनेक प्रकार के समाधान सोच रही है, और ये इगोसेंट्रिक थिंकर नहीं है। अब ऑप्शन ए और बी बच गया। देखिए, कॉन्वर्जेंट थिंकर यानी एक कोई समस्या इसी के बारे में, किसी एक विचार के बारे में सोचना, यानी एक समस्या है उसका एक ही हल ढूंढना, सिर्फ एक ही हल के बारे में सोचना, तो वो क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट अभिसारी विकास, अभिसारी विचारक यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। यदि हम किसी एक समस्या के बारे में अलग अलग उसके समाधान का सोच रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी
अपसारी विकास। लेकिन अपसारी यहां पे नहीं दिया हुआ कि एक समस्या के कई समाधान सोच रही है, तो यानी वो अपसारी थिंकर है। लेकिन इसमें बोला है कि इसके मूल समाधान है। कई मूल समाधान का मतलब कि उसके खुद के समाधान है, उसने कहीं से कॉपी नहीं किया, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकर, रचनात्मक विचारक। ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 13, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, जो समूह वंचित हैं कि विद्यार्थियों को कम भागीदारी की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कुछ वंचित समूह के वहाँ पे विद्यार्थी है, वो भागीदारी कम हो रही है उनकी, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से हटा देने को कहें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सबको पढ़ाना है। इस स्थिति में वैसे ही स्वीकार करें जैसे है, नहीं, उसमें हर स्थिति में सुधार की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रों की से अपनी उम्मीद कम करें, तो नेगेटिव आपका आंसर नहीं होना चाहिए इस टाइप का कि हाँ बच्चों को निकाल दो, उम्मीद ही मत करो, तो ऐसी बात नहीं है। अपने समय के शिक्षण पर विचार करें, यानी खुद कैसे शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षक ऐसा विचार करें और छात्रों की भागीदारी के लिए नए तरीके खोजें, अच्छे तरीके खोजें, तो इसका डी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को व्यक्तिगत शिक्षा योजना की चिकित्सा, यानी एक समावेशी शिक्षा है, उसमें एक शिक्षक क्या है जो शिक्षा योजना प्लानिंग बनाता है व्यक्तिगत रूप से, तो उसकी आगे तैयारी नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कभी कभी तैयारी करनी चाहिए, कभी कभी क्या, हमेशा तैयारी करनी चाहिए कि एक व्यक्तिगत रूप से भी देना पड़े। मान लो कि एक 50 बच्चों की एक क्लास है, उसमें से सिर्फ एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या हो गया, उसको व्यक्तिगत रूप से पास में जाके बता दिया कि यहाँ पे ये होगा। तो इसी प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए। सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए, तैयारी को हतोत्साहित नहीं करना, प्रमोट करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया वाले बच्चों की प्राथमिक विशेषता क्या होती है, यानी जिनमें डिसलेक्सिया पाया जाता है वो क्या होंगे। ध्यान में कमी, नहीं, ध्यान में कमी से संबंधित विकार नहीं है। इसका विकार हमने पढ़ा है पहले, अगर आपने जाना है तो बताइए कि जो ध्यान से में कमी है, अटेंशन डेफिशिएंट है, उसको क्या बोलेंगे। अलग सोच और पढ़ने की प्रवाह, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं है यहाँ पर। धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता, हाँ जी, जब इनएबिलिटी हो रीडिंग इन फ्लुएंसी तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब मैं बता दूं कि ध्यान में कमी से संबंधित एक विकार हमने पढ़ा होगा, ADHD, हाइपर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ये हमने पढ़ा है, ध्यान में कमी से संबंधित विकार माना जा सकता है। नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वकालत की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। ये ध्यान रखना है कि समावेशी शिक्षा है वो 2009 RT 2009 है, उस पर किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, विकलांगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया, अधिकार आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर विकलांगों को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 3 सेकंड है, इसका आंसर टाइप कीजिए और फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, ऑप्शन ए व्यवहारवादी की बात नहीं की थी, ऑप्शन बी है सहानुभूति, सिंपैथिक, उनका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उनके प्रति, इम्पैथी वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा शिक्षक को इम्पैथी वाला एटीट्यूड चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सिंपैथी इम्पैथी में फ़र्क नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। सिंपैथी एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी लिए हुए है और इम्पैथी एक पॉजिटिविटी लिए हुए है। एक है अधिकार आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण, और दूसरा ऑप्शन जो सी और डी ऑप्शन क्या है कि व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन एक टिक करना है, तो एक ही सही है वैसे तो। यदि हम कि समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है ये पूछे तो वो है अधिकार आधारित मानवता, कि उनका भी राइट है शिक्षा लेने का, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी,
यदि यहां पर आधार की जगह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूछ लिया जाए, उद्देश्य, तो क्या होगा? तो उद्देश्य है उन्हें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके मुख्य धारा में लाना, तो ये है उद्देश्य। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट 17, रचनावादी ढांचे में सीखना मुख्य रूप से यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, फ्रेमवर्क है, इसमें लर्निंग क्या है? रटने याद करने पर आधारित नहीं, रटने की बात तो नहीं करती है। कंसंट्रेट अराउंड द रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन दे के उनको फिर सिखाना, तो ये हो सकता है, लेकिन रचनावादी के लिए ये ठीक नहीं है। कंडीशनिंग के माध्यम से, तो कंडीशनिंग व्यवहारवाद से संबंधित, इससे संबंधित आ जाता है, तो कंडीशनिंग की बात नहीं की गई है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना यानी उनको अर्थ का निर्माण करना सिखाना कि अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो ये है रचनावादी ढांचे का आज की जो शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 नंबर, बेवकूफ सिद्धांत, नेवीज थ्योरी। नेवीज थ्योरी क्या होती है? बच्चे मन गढ़ंत जो कहानियां बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, है ना, तो हवा में महल बनाने के जैसा हो गया, जो बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं। अब वो क्या है? उन पर शिक्षक की क्या टिप्पणी होनी चाहिए? नंबर ए, शिक्षक के द्वारा उपेक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए, ध्यान रखिए, जब भी शिक्षक कोई भी है, वो जब भी उसके सामने बच्चा कोई भी बात रखे, कैसी भी बात हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसको समझाना है। तो उपेक्षा की बात नहीं होती। उसको दंडित भी नहीं करना है, दंडित तो किसी भी हालत में नहीं करना है। दोहरावदार स्मरण के माध्यम से इसे सही से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी उसे बोले कि फिर से दोहराए और उसको फिर सही से प्रतिस्थापित करे कि हाँ ये होगा, या फिर प्रतिसाक्ष्य उदाहरण प्रस्तुत कर चुनौती दी जानी चाहिए। जब मनगढ़ंत कहानियां बताए तो उन्हें क्या है कि उसके लिए बच्चे को बोले कि इसके प्रति मतलब तुम उदाहरण पेश करो कि ये सही है, ठीक है, उसको चुनौती दे ताकि वो उसके बारे में सोचे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। जो बच्चे ऐसी कहानियां बनाते हैं उसके बारे में कैसा रिस्पॉन्स शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है, रिक्तिस्थान बढ़ावा देता है, कौन देता है? पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता बाल केंद्रित की बात नहीं करता है। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ठीक है। रटकर याद करना नहीं है, रटकर तो याद करना ही नहीं है। क्षमता के आधार पर छात्रों में लेबलिंग और वर्गीकरण, लेबलिंग और वर्गीकरण नहीं करना है बच्चों का, ठीक है, चाहे वो मूल्यांकन हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी सिंपल सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से रिक्तिस्थान है। इमोशन एंड कोग्निशन यानी संवेग और संज्ञान आर रिक्तिस्थान टू ईच अदर। अब ध्यान रखना, हिंदी में होते ही इसकी हिंदी की बिंदी कर दी है हमने, ठीक है। तो अब इंग्लिश में भी ध्यान रखा करो प्रत्येक क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी साथ में रखी है ताकि आप कुछ बेहतर सीख पाओ। इमोशन एंड कोग्निशन आर, संवेग और संज्ञान क्या है? एक दूसरे से अलग है, स्वतंत्र है, गुथा हुआ है या संबंधित नहीं है। तो भावनाएं हैं वो संज्ञान के साथ में जुड़ी होती है, स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है, संबंधित वाली बात नहीं है, तो एक साथ में घूमता हुआ है, इंटरवोव्ड विद। ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का आपको जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और एक और लास्ट बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस, लेक्चर वीडियो अच्छी लगती है। साइकोलॉजी से रिलेटेड निरंतर वीडियो आती रहेगी। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। थैंक यू।